भोजन के बाद का सत्र वैसे भी थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन ज़रूरी है कि हम इस चुनौती को इस तरह से लें जैसे एसएमसी की अपनी चुनौतियां हैं। अभी तक हमने जो बात की है वो एसएमसी के रोल पे बात की है, एसएमसी के कैपेसिटी बिल्डिंग पे बात की है, लेकिन आने वाले सत्र में जो मुद्दे हमने आपसे शेयर किए थे उसमें हम बात करने जा रहे हैं, जो आज के इस कार्यक्रम के शुरुआत में ही बात की थी कि एसएमसी सबसे बड़ा टूल है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का, और एसएमसी सबसे बड़ा टूल है इक्विटी का। स्कूल में स्वामित्व समुदाय का होगा और यह तब होगा जब समुदाय सशक्त होगा। इसके पहले के सत्र में यह बात हुई और अभी जो बात होगी वो ये होगी कि जो स्वामित्व है स्कूल पे उसका, और जो समावेशीकरण होना चाहिए जिसमें स्कूल में तमाम उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो जो कहीं ना कहीं हाशिए पे रहते हैं, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो बच्चे हों जो चुनौतीपूर्ण स्थिति में हैं, या चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स है, ऐसे बच्चे हों, या SC ST हों, इन सब को इसमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए सही मायने में, अगर हम चाहते हैं कि ये हो। इस सत्र को फैसिलिटेट करने के लिए आ रहे हैं हमारे साथ NE नमला जी, प्लीज आए यहां। बाकी लोग को भी बुला रहे हैं। इस सत्र में आ रही हैं नूर, आ रही हैं नूर मोहम्मद साहब आ रहे हैं, और साथ में आ रहे हैं राधिका अलका जी, प्लीज आए। और यकीन मानिए ये सत्र बिल्कुल अलग होने वाला है। ये सत्र वैसे भी मैं इसको कहता हूं हक का सत्र। ये सत्र हक का है। मैं अपना 1 मिनट भी आपको अब नहीं देना चाहता हूं क्योंकि बहुत बहुमूल्य है। आप इनसे समय लीजिए। आइए आप सभी प्लीज। राधिका जी, नूर साहब आप कहां हैं? नूर साहब प्लीज आ जाएं। और अब आपके हवाले ये सत्र। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और ये सत्र कुछ ऐसे ऑलरेडी 220। हाउ डू यू से? नहीं, यहाँ से ही बोल रहे हैं। हाँ, तो शायद खाने के बाद हम सोच रहे थे कि बैठकर बात करना शायद इतना अच्छा नहीं होता। आप सब लोग भी सो जाएंगे, शायद हम भी थोड़ा सो जाएंगे, तो सोचे थे कि हम इस सत्र को यहाँ से फैसिलिटेट कर पाएंगे। 2-3 बात हम सत्र शुरुआत करने के साथ साथ हम 2-3 बात कहना चाहते हैं। एक है कि हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है, आधा घंटा ही इस सत्र के लिए है। दूसरी बात है कि अब से हर सत्र में आप ही बोलेंगे, इसीलिए ये नहीं कि इस सत्र में ही हमको सब कुछ बोलना है। इसके 3 और 4 सत्र हैं जहाँ पर SMC मेंबर्स बोलने वाले हैं, इसीलिए जो भी आपकी सोच है बाकी सब सत्र में भी आप बात रख सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हम ये जानना चाहते हैं कि कितनी राज्य से यहाँ से लोग हैं, क्योंकि सुबह से हम इतनी लोगों से परिचय कर रहे हैं कि हमको ये बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारी राज्य से लोग आए हैं। तो क्या आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि कौन कौन सी राज्य से SMC मेंबर्स यहाँ पर आए हैं? SMC मेंबर्स, टीचर्स नहीं, SMC मेंबर्स। एक एक करके राज्य बता दीजिए। नहीं, वो तो सही है, लेकिन आपको 2 रोल है ना, एक तो टीचर की रोल है, दूसरा तो SMC मेंबर की रोल है। तो हम पहले SMC मेंबर्स की एक एक स्टेट का नाम बताइए। आप कौन सी स्टेट से हैं? राजस्थान एक स्टेट है, और झारखंड है। राजस्थान एक, हाँ, कर्नाटका है, हिमाचल है, झारखंड है, आ गई, यूपी है, यूपी आ गई, यूपी आ गई, उत्तराखंड है, कहाँ? दिल्ली से हैं आप? वो यूपी में ही है ना,
और कोई स्टेट हैं? बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, कहाँ से? यूपी, सब यूपी हैं। दिल्ली, हाँ दिल्ली से हैं। कितने स्टेट्स आए हैं? तमिलनाडु से भी हैं, कोई तमिल में बात कर रहे थे, तमिलनाडु से हैं। हाँ, आंध्र से हैं। ओके, कितने स्टेट्स हैं हम सब मिलकर? 10 स्टेट से हैं हम सब लोग ना। तो अलग अलग राज्य का अलग अलग अनुभव भी होगा, तो हम चाहते हैं कि हर राज्य का अनुभव हम इसके साथ जोड़ पाएंगे। तो हमारी साथियां हम कहेंगे कि इस स्टेट से कोई बात कीजिए, इस स्टेट से कोई बात कीजिए। तो इस सत्र में हम वैसा चलेंगे जिससे सबकी बात हम रख सकते हैं। ओके, तो इतना। और एनजीओ साथियां भी हैं, तो एक राउंड 10 स्टेट्स हो जाने के बाद हम 5 मिनट, 1-2 एनजीओ साथी जो अपना बात रखना चाहते हैं, ये 5 मिनट में हम उनका टाइम भी दे सकते हैं। टीचर्स भी हैं, तो 5 मिनट हम टीचर्स के लिए भी, लेकिन सबसे पहला हमारा एसएमसी मेंबर्स का ही ये कंसल्टेशन है, तो उनसे ही हम बात करना चाहेंगे। ओके, तो ये सत्र का बात, जैसे अशोक जी ने कहा, हमारी आरटीई की ये मैंडेट हमें लगा कि सब बच्चों को स्कूल तक पहुंचना है और स्कूल में पढ़ना है। ठीक है या नहीं है? ठीक है। लेकिन क्या सब बच्चे स्कूल आ पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं? नहीं आते हैं और नहीं पढ़ पाते। शायद हम इसको वंचित बच्चे, हाशिए पे रहने के बच्चे, ऐसा हम सोचते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल तक पहुंचते भी नहीं, अगर स्कूल आते हैं फिर भी अच्छी तरह उनकी पढ़ाई नहीं होती है। तो इस सत्र में ज़्यादातर हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो हाशिए पर हैं या वंचित हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे शायद 5 मिनट के लिए सुनना चाहूँगी कि आपकी मन में जब हम हाशिए पर रहने वाले बच्चे कहते हैं या वंचित बच्चे कहते हैं, आपकी मन में किनका पिक्चर आती है? कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि हाशिए पे रहने वाले बच्चे कौन हैं, वंचित बच्चे कौन हैं? कुछ एग्जाम्पल्स कह सकते हैं उनके? हाँ जी, मैं जैसे विकलांग बच्चे हो गए। विकलांग बच्चे हो गए, बिल्कुल हाशिए पे हैं, स्कूल में नहीं आ पाते हैं। आप एसएमसी हैं। दलित बच्चे होते हैं जो शायद स्कूल तक आए पाते नहीं और पढ़ पाते नहीं। और कोई? हेलो मैम। जो विकलांग बच्चे जिनकी मानसिक बुद्धि जी थोड़ा कम है, शायद वो हैं। जो बच्चे लिख ले, बिल्कुल। सो दलित बच्चे हैं, उनका भी एक हाशिए पर है। जो मजदूर बट्टे पर काम करते हैं वो भी, जो पलायन, कोई कह रहा था कि पलायन जाते हैं, वो बच्चे भी हाशिए पर हैं। और कोई? हाँ, अनाथ बच्चे में हैं, वो भी हाशिए पर हैं। हाँ, नोमैडिक, जो एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं। और कुछ हैं? जो घर में माँ बाप की जगह पर बाकी बच्चों को शायद देखभाल करते हैं, वो भी स्कूल नहीं जा सकते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। और एक मिनट, हाँ, ओके। मजदूरी बच्चे और जो कूड़ा चुनने के लिए काम करते हैं, वो बच्चे भी। जो स्ट्रीट में रहते हैं, रोड पर रहते हैं, शायद वो बच्चे भी हाशिए पर हैं। जो सेक्स वर्कर्स की काम करते हैं, उनको भी एक तरह से अलग रहते हैं। और भीख मांगने वाले बच्चे, वो भी हाशिए पर रहते हैं। और कुछ?
जो शायद मछली पकड़ने वाले कम्युनिटीज़ हैं, शायद वहाँ से भी बच्चे इतनी पढ़ाई में नहीं आ पा रहे हैं। क्या जंगलों, जो आदिवासी लोग होते हैं, जो शायद बहुत दूर जगह में रहते हैं, उनके लिए भी कुछ मुश्किल है। और हाँ, विकलांग बच्चा जो सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और शायद एक दो और भी हो सकते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी की बच्चे हैं, शायद उनका भी कुछ दिक्कतें हैं। हेलो और मैम, एक्सक्यूज मी, मेरा बच्चा ना बहुत बीमार है, इसलिए 2 मिनट, सब मेरे 2 मिनट दे दीजिए आप बस। बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद आप ना कुछ भी, ठीक है जी। तो मेरा नाम शर्मा है, मैं कॉर्नेलिया स्कूल से आई हूँ, RR2020। तो क्या नाम, मेरे सिर्फ 2 ही सवाल हैं। मेरे स्कूल के बाजू में ही ठेका है मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे स्कूल में ये है सबसे बड़ी। और बाकी और तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। हाँ, ओके, आपके प्रश्न को रखे हैं हमारी साथी और इसके ऊपर बात करेंगे। और सेकंड मैम, सेकंड सैनिटरी पैड जो बच्चों की, लड़कियों की जो बंद हो गए सैनिटरी 2 साल पैड्स से, नहीं तो मिलते। कभी बच्चे जैसे लड़कियों को इमरजेंसी पड़ जाए तो एक्चुअली बड़ी दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा मैम। सैनिटरी पैड, हाँ सर, हम आ जाएंगे सैनिटरी पैड। ओके, तो अभी हम शायद बहुत सारे ऐसे बच्चों की बारे में बात सोचे हैं जो शायद स्कूल तक नहीं आ पाते, या स्कूल में आने के बाद भी उनके लिए पढ़ना, अच्छी तरह पढ़ना मुश्किल हो जाती है। तो मैं थोड़ा इसको आगे ले जाना चाहूँगी कि इसके बारे में SMC हम क्या कर सकते हैं। इसमें बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जानते हैं कि जो RTE का कानून है उसमें भेदभाव को बहुत बड़ा अहमियत दी गई है। कानून कहता है कि हम किसी बच्चे को के तहत भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कानून ये भी कहता है कि कुछ बच्चे वंचित होते हैं। ये कानून है जो समझता है कि कुछ बच्चे स्कूल से, शिक्षा से और समाज से भी वंचित हो सकते हैं, और उनके लिए इस कानून में ख़ास बातचीत की गई है। और आप लोग जो SMC के सदस्य हैं, जैसे कि आज सुबह बात हुई थी कि आप स्कूल की आत्मा हैं, पर आपका बहुत बड़ा इसमें काम है, आपका दायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सब बच्चों को, जिन्हें मुश्किल होती है, जो स्कूल के अंदर जब आते हैं तो शायद उन्हें अलग खाना दिया जाता है, या ये सोचा जाता है कि वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं इसलिए उन्हें स्कूल से बाहर रखा जाता है, या लड़कियों के लिए ये सोचा जाता है कि वो उनके लिए क्या पढ़ाई करनी, उनकी तो शादी होने वाली है, पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा, या विकलांग बच्चों के लिए सोचा जाता है ये बच्चा कहाँ से स्कूल आएगा, वो तो घर के अंदर ही रहे तो बेहतर है। ऐसे कई बच्चे हैं जिनकी बात आपने की। तो आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि SMC मेंबर होने के नाते आपने कुछ ऐसा किया है कि इन बच्चों को आप स्कूल लाए हैं, या स्कूल के अंदर जो उनके हक कभी कभी वंचित हो जाते हैं, क्या आपने कुछ किया है? आप हमें उसके बारे में बताएं, और ये भी बताएं कि मुश्किलें कहाँ होती हैं। तो माइक अब आपके पास है, पर हम अलग अलग स्टेट से गुजारिश करेंगे, राज्यों से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी बात रखें। एक व्यक्ति पहले अपनी बात रखे। तो हम शुरू करें राजस्थान से एक व्यक्ति पहले बात किया है वो मत रखें, जो नया पर्सन। मेरा नाम गुलाब सिंह कटारा है। मैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ। मेरे गांव से बच्चे पहले पलायन जा रहे थे मजदूरी में, यानी कि जो फीस के लिए पैसा नहीं निकाल पाते थे, ऐसे लोग थे जो अपने बच्चों को साथ में लेके जा रहे थे। इन बच्चों को मैंने सहयोग करके पढ़ाई में काफ़ी सहयोग किया, और यहाँ तक कि वो उसके माँ बाप स्कूल क्या वो भी नहीं जानते थे, स्कूल तक ले गया, उनको प्रवेश दिलाया, और आज वो बच्चे अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं। बाकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमारे अभी 1100 बच्चे हैं। इसमें एलिमेंट्री के 3 अध्यापक कार्यरत थे 2 साल पहले। मैंने खुद ने संघर्ष किया,
जिला शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट दी, कलेक्टर साहब को रिपोर्ट दी, एसएमसी के माध्यम से सबके सिग्नेचर प्रस्ताव लेकर के, और आज वहाँ पर 22 अध्यापक मौजूद हो गए हैं। और सीनियर लेक्चरर ज्योग्राफी और बायोलॉजी के 2 अध्यापकों की कमी है, वो भी मेरे लिए बड़ा प्रयास चल रहा है और ये पूर्ति कर दूंगा मैं। शुक्रिया। ये कि आप आदिवासी इलाके से आ रहे हैं, तो आदिवासियों के बच्चे को कैसे स्कूल के अंदर ले जा सकते हैं, उसके बारे में यदि आप 2 लाइन बोलना चाहें। बिल्कुल सर, इनके बच्चों को हम मोटिवेशन करेंगे कि निःशुल्क शिक्षा, पूरी पाठ्य सामग्री निःशुल्क है, उनको फीस निःशुल्क है, सिर्फ उनको 10 महीने तक अध्ययन करना है, और जो भी आर्थिक समस्या है इसके लिए एसडीएमसी बैठी हुई है और समय समय पर उनको सहयोग करेंगे। शुक्रिया। अब झारखंड से कोई बात कहना चाहेगा? झारखंड से अपना नाम और स्कूल का नाम। नाम मेरा हुआ परमेश्वर महतो, झारखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुल्ही का अध्यक्ष भी हूँ। मैं अध्यक्ष 2003 से हूँ, जब ग्राम शिक्षा समिति हुआ करती थी, उसके बाद से मेरा बार बार रेनुअल हो रहा है। जहाँ अभिवंचित बच्चों के नामांकन का बात है, तो हम लोग उसके लिए जो अभियान निकलता है अप्रैल महीना में, उस समय हमारे एसएमसी के तमाम मेंबर हम लोग सब साथ मिलके उन परिवारों के बीच जाके उन लोग का विद्यालय तक लाने का काम करते हैं, नामांकन करवाते हैं। कुछ विकलांग बच्चे भी हमारे विद्यालय में पढ़ते थे, वो कुछ लड़कियां थी, उन लोग के लिए शौचालय में विकलांग के लिए अलग से हम लोग पेन वगैरह का व्यवस्था करवाए हैं। हमारे विद्यालय में अभी 7 विकलांग बच्चे हैं, उन लोग भी विद्यालय आते हैं। और जितने भी अभिवंचित वर्ग के बच्चे हैं, जैसे आदिवासी और हरिजन 2 ही आते हैं, बाकी दलित वगैरह का नहीं है, सब हमारे यहाँ बच्चे लगभग विद्यालय से बाहर नहीं है, सभी बच्चे विद्यालय आते हैं, अपने विद्यालय पोषक क्षेत्र में। धन्यवाद। अच्छा, शुक्रिया। कर्नाटका से कोई कुछ कहना चाहेगा? मैडम, ऐसा अभी तक ऐसा कोई ये नहीं रिपोर्ट नहीं किया, हम लोग स्टेट कमेटी सारा बनाया हुआ है, तो अभी तक ऐसा रिपोर्ट हम लोग को नहीं आया हुआ है ऐसा। और हमारा इलाका में ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं है अभी तक, क्योंकि जब बच्चे सारे स्कूल जाते हैं और बाहर के बच्चे आते हैं, वो भी आते हैं सारा स्कूल में, वो सारा काम कर रहे हैं। एनजीओ भी है हमारे उधर से, एनजीओ भी वो भी काम कर रहे हैं। इसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम यही बात है। थोड़ा सा भी है क्या? आप तो ज़्यादा कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश। मेरा नाम रमेश मस्ताना है। मैं पिछले 7 सालों से, जब से आरटीई लागू हुआ तभी से मैं एसएमसी अध्यक्ष हूँ। और जो मेरा स्कूल है वहाँ पे तो ऐसा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ एक एनजीओ भी रन करता हूँ और राइट टू एजुकेशन फोरम के साथ भी जुड़ा हूँ। हिमाचल प्रदेश की जो तस्वीर दिखाई जाती है, जहाँ भी, चाहे मीडिया दिखाए चाहे पॉलिटिशियन दिखाएं, वो अलग तरह की, और जो हमने देखा है वो अलग तरह से है। हिमाचल के कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। मिड डे मील में बच्चों को अलग से बिठाया जाता है, जो कास्ट के बच्चे उनको अलग बिठाया जाता है, दूसरी कम्युनिटी के बच्चों को अलग से बिठाया जाता है। जो मिड डे मील के वर्कर हैं खाना पकाने के लिए, उनकी जब अपॉइंटमेंट होती है उसमें भी भेदभाव किया जाता है। बहुत सारी बातें मिड डे मील से संबंधित ही नहीं है। जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वहाँ भी भेदभाव होता है। और 3 तरह का भेदभाव जो है बच्चों के साथ 3 तरह के बच्चों के साथ होता है। एक तो जो पहले बात हो चुकी है, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं हमारे, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हैं। एक लड़कियों के लिए स्पेशल टॉयलेट्स की उस तरह से उसका बंदोबस्त नहीं होता बहुत सारे स्कूलों में। और तीसरा जो कास्ट के बच्चे हैं उनके साथ। एक महत्वपूर्ण बात है कि पानी को लेकर भी अगर हिमाचल के परिवेश में बात करें तो 6-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, टोटल 12 जिले हैं हिमाचल में, वहाँ आज भी पानी के स्रोत अलग अलग हैं। तो बच्चे क्या, वहाँ दूसरों बड़ों के साथ भी वहाँ इस तरह का भेदभाव होता है। और हमने हिमाचल प्रदेश में अभी भेदभाव मुक्त शिक्षण संस्थान एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू कर रखा है। हिमाचल का एक मंडी जिला है, उसका सिराज वैली है, वहाँ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। और जो कांगड़ा जिला की बात करें, कांगड़ा जिला का एक ऐसा क्षेत्र है, छोटा बंगाल बड़ा बंगाल का बैजनाथ का एरिया है, तो वहाँ भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं। सिरमौर का संगड़ा या राजगढ़ का एरिया है, सोलन है, तो बहुत सारी जगहों पे इस तरह के घटनाएं हैं। इवन शमशान घाट तक अलग अलग हैं लोगों बहुत सारी जगह पे। तो इस तरह की हम बोलें कि हिमाचल बड़ा पढ़ा लिखा एरिया और ऐसा
बताया जाता है, जो पॉलिटिशियंस या जो भी मीडिया के माध्यम से आती हैं, लेकिन वास्तविकताएं कुछ और होती हैं। अच्छा हर कोई दिखाता है, हम अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं। जिस स्कूल का मैं एसएमसी चेयरमैन हूँ, भी पूरे इलेक्शन के साथ मैं चुन के आता हूँ और वोटिंग होती है बाकायदा पूरा लोकतांत्रिक तरीके से। और जो अमरीश जी बात कर रहे थे, कम से कम अपने स्कूल में 2 करोड़ से ज़्यादा के काम एक ही पाठशाला में करवा चुके हैं। 100% स्टाफ उस पाठशाला में है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, सभी एक साथ बैठते हैं, सभी एक साथ उठते बैठते हैं, सभी एक साथ पढ़ाई करते हैं, वहाँ कोई इस तरह का भेदभाव नहीं है। बच्चों के लिए 24 घंटे पानी का बंदोबस्त है जी। आपके बच्चे उसी में पढ़ते हैं? बिल्कुल, मेरा बेटा वहाँ से पढ़ के अभी कॉलेज में है, बेटी अभी +1 में पढ़ रही है। तो अभी नेक्स्ट ईयर शायद बेटी पास आउट हो जाएगी तो हम भी पास आउट हो जाएंगे वहाँ से, क्योंकि ये शुक्रिया। और सबसे मैं अपनी बात करूँ, मैं राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करूं तो सर्व शिक्षा अभियान के लिए भाई साहब थोड़ा सा इसी इशू पे बात कर रहा हूं कि मुझे एक्सपोजर मिला क्योंकि मैं अपने हिमाचल स्टेट में स्टेट रिसोर्स ग्रुप में हूं और कुछ ट्रेनिंग्स भी देता हूं एसएमसी को। शुक्रिया। उत्तर प्रदेश। अगले बार में एक और पर्सन। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रामचंद्र गौतम है, छितोहे ब्लाक अभिभावक समिति का सलाहकार है। साथियों, बच्चन का स्कूल में लावक बेरे उनके माता पिता से मुलाकात की जात है और घर जाए थे और सब लोग से यानी कि बातचीत करके कि फ्री पढ़ाई मिल रही, फ्री कपड़ा मिल रहा, किताब मिल रहा, प्राइवेट में पढ़ाई थे, हम महीना के फीस दी थे या ड्रेस खरीदे के पड़त है। तो उनका माता पिता से बातचीत करके हम लोग स्कूल में लेके कई लोग का दाखिला करवावा गया स्कूल में। भट्टन पे गए, भट्टन में पूरे भट्टन में सर्वे की ना साहब मैडम जी, हमारे पास एक बंदर है, अगर बंदर को देखते हैं तो बच्चे सारे इकट्ठे आ जाते हैं। जब इकट्ठे आ जाते हैं तो बच्चन से पूछना शुरू कर देते हैं कौन बच्चा कहाँ पढ़ता है। तो फिर उसके जब बच्चे से पता चलता है तो माता पिता से पूछना शुरू करते हैं। जब माता पिता से जवाब सवाल करते हैं कहाँ बच्चा पढ़ने जाएगा, यहाँ परेशानी कौन देखेगा बच्चे को। हम कहा तुम अपना भला सोच रहे हो, बच्चे के भला तो सोच नहीं रहे हो। तब माता पिता को प्रेरित करके हम स्कूल में खुद ले जाके नाम लिखवाते हैं। दूसरी बात, या खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी से या शिक्षक महोदय जी से या संपन्नक जी से किसी तरह के मदद अगर चाहत है तो हम उनके लिए तैयार रहते हैं। हर वक्त हर समय हम हफ्ते में 2 दफा 3 दफा खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी से स्कूल में जाके खुद मुलाकात हम करे थे अपनी तरफ से। मैडम धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कोई बिहार से है जो बोलेगा? तो ये बंदर आपने हर स्कूल में ले रखा है कि एक नहीं है? मैं पूछ रहा था ये बंदर आपके ही स्कूल में है कि सब स्कूलों में एक एक बंदर? हम पाल रखे हैं शौक के लिए, घूमते रहते हैं जहाँ लखनऊ जाना हो, कहीं जाना हो, साथ में लेके चलते हैं सर। बहुत अच्छा। मैं नजगुनेसा बिहार से। मैं नजगुनेसा बिहार से। जैसे महादलित का बच्चा 2 विकलांग था, एक जामुन माझी का लड़का था, एक रतन माझी का लड़की थी। तो वो पढ़ने के लिए बहुत तरदस्त रही थी। जो हम भी अगर मेरा पैर रोता वो घुसक कर चलती है, और बच्चा है जो अपना हाथ का एक बल से केहने से चल रहा है, तो रो रहा था जो हम पढ़ने के लिए जाएंगे। तो उसका सहारा लेकर माँ पहुँचा रही थी। तो हम जाकर शिक्षक से उसका नामांकन करा दिए और बोले थे जो इसको जो दुर्गा पासवान जो शिक्षक है, तो इसका जिला अस्पताल में सर्टिफिकेट बनवा दीजिए। इसका जो ब्लॉक में जाकर दरखास्त दिलवा कर 2 चाका उन लोग का विकलांग की चाका मिल गया। अब जा रहा है लोग स्कूल में पढ़ने के लिए, और स्कूल का तो जो भवन नहीं है, खुले में है। तो अभी जो पटना में मीटिंग हुआ था तो उस वहाँ से आकर जो गांव के महिला समिति जो मेंबर है उससे बात किए थे जो हाँ चल कर मीटिंग करा कर हम लोग इसका तैयार भवन करा ले। तब तक वो बोल रहे थे इससे क्या फ़ायदा है जो हम जाएंगे। तब हम अपना स्तर से वो महिला 10 गो अदर महिला को जोड़कर साइन करवा कर अध्यक्ष वहाँ का जो है रामाशीष माझी है उनसे बात करके साइन करा कर वीडियो के लिए हम जाकर तैयार किए जब महिला को लेकर धारणा दिलवाएंगे। तब तक कोई माने उसमें जो चमचा होगा कॉल कर दिया बीओ के पास।
बीओ आकर जांच किए, फिर हमसे मिले जो आप क्यों करा रही है। तो हमने अगर आप लोग का नहीं लगता है, समिति से बात किए, जे महादलित का इतना 500 आबादी का है, अब बच्चा खुला में पढ़ रहा है, तो आप लोग से नहीं होता है तो हम भी झोपड़ी वाला बनवा देंगे। तो बोल रहा है नहीं 3 महीना रुक जाइए, अब पैसा पास हो गया है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमिलनाडु से कोई है यहाँ पे जो बोलना चाहेगा? வணக்கம், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எஸ்எம்சியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா தலித் எஸ்எஸ்சி எல்லாருமே உள்ளே கொண்டு வரதுக்கான விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல் கட்டமாக வந்து இந்த தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை நான் சொல்கிறேன், என்னோட பாருங்க எங்களோட ஸ்டேட்டில் எஸ்எம்சியை பற்றின மக்களுக்கு ஆனி மேடம் சி டிரான்ஸ்லேட், நோ ப்ராப்ளம். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவில் ஏட்டளவில் மட்டும்தான் இருக்குது அந்த ரூல், வேறு ஒன்றும் இருக்குது. ஏன்னா மக்களுக்கு அந்த சிஸ்டம் போய் சேரவே இல்லை. ஏன்னா நான் வந்து எஸ்எம்சியாக இருக்கும்போது இந்த விஷயம் இல்லை, லாஸ்ட் இயர் இருக்கும்போது ஒரு விஷயம் நடந்து என்னென்னா, ஆசிரியர் கொடுக்கப்படுறது ஏட்டளவு ஒரு ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ண, அவருக்கு வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அவருடைய வேலை. ஏன்னா எஸ்எம்சியில் வந்து தலைவர் வந்து ஊராட்சி மன்ற தலைவராக தான் போடுறாங்க, அப்படி தான் இருக்குது ரூல். ஏன்னா அது பொலிட்டிஷியன் சார்ந்தான் இருக்குது. ஆனால் இந்த விஷயத்தை எஸ்எம்சி உறுப்பினர்களுக்கு கரெக்டு அந்த சட்டத்தை முழுமையாக நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கும்பொழுது எல்லா மக்களுமே வந்து நமக்கான விஷயம் இருக்குது, நம்ம பள்ளியை பாதுகாக்கணும், பிள்ளைகளுக்கான கொடுக்குற விஷயத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறத எடுத்து சொல்லும்போது அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக கமிட்டி, ஏன் நாங்கள் எங்கள் பிள்ளைங்க படிக்கும்போது 15% ஏன் நாங்கள் உள்ளே வரக்கூடாது, அவங்களே மக்களவே போய் கேட்பாங்க. ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். இந்த விஷயத்தை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குற வேலையை அரசு பண்ணவே இல்லை. அதை நம்ம அவங்களுக்கான ஏதாவது ஒரு திட்டத்தை வகுத்து அவங்களுக்கான பயிற்சிகளை நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்தாலே மக்களே ஆட்டோமேட்டிக் கமிட்டிக்குள்ளே போயிடுவாங்க. எல்லேருந்து யாரும் கூப்பிடுற அவசியம் இருக்காது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை சொல்கிறேன் நான். இது ஒன்று. கூடுதலாக இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அருகமை பள்ளின்னு ஒரு விஷயம் அதில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அதுக்கு நம்ம என்ன லாபிங் பண்ண முடியும்? ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 20 கிலோமீட்டர் 30 கிலோமீட்டர் வரையும் குழந்தைகளை கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க. ஒரு 5ஆம் வகுப்பில் உள்ளூரில் படிக்க சூழல் அமையும் போது, 1 கிலோமீட்டருக்குள்ளே படிக்க அமையும் பொழுது, அப்போ அந்த ஊரில் இருக்கிற எல்லா சமூக மக்களும், காஸ்ட் வைஸாக இருக்க எல்லா மக்களும் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்ப்பாங்க. அப்போ எல்லா நபர்களும் உறுப்பினர்களாக அதில் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஈக்குவலி சரியாக போய் சேருன்றதை என்னுடைய பார்வையில் நாங்கள் சொல்கிறோம். थैंक यू। कुछ ट्रांसलेट करेंगे? मैम आप करेंगे जिन्होंने पहले किया था? He's talking about this neighborhood school system should be strictly followed. The private schools is approved for transport their vehicle more than 22 kilometers, 50 kilometers. If it is restricted, then there is no other choice to the children to travel. So there will be indirectly this neighborhood system, school system will be imported there. So then most of the people will be in the same school. The inclusion part and the social discrimination will be slowly getting down. That is the thing he told. Then the training need to be increased for the SMC members in quarterly or by yearly basis. That will be strengthen the process. आप कह रहे हैं कि अगर नेबरहुड स्कूल होगा, समुदाय में स्कूल होगा, तो सारे बच्चे, और वो पॉलिसी होगी हमारी, तो सारे बच्चे जो नेबरहुड में हैं वही आएंगे स्कूल में. Am I right in what? Am I right there? या तो इस तरीके से समावेश और आसानी से होगा, हाँ, रादर देन कि बच्चे बाहर दूर दूर जाएं स्कूल, जैसे कि आजकल हो रहा है प्राइवेट स्कूल्स में. और प्राइवेट स्कूल जैसे बस लगा लेते हैं तो लंबा लंबा बच्चे जाते हैं उन बसों में. तो आप कह रहे हैं कि अगर ये पॉलिसी हमारी हो कि नेबरहुड स्कूल में ही बच्चे पढ़ें, तो जो भी बच्चा है वहाँ पे वो उसी स्कूल में जाएगा. दूसरा आप कह रहे हैं कि एसएमसी के लिए ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है. Am I right? आंध्र प्रदेश से कोई है जो बोलना चाहेगा? Good evening to all of you. I am Srinivas Rao representing Andhra Pradesh state. Regarding the school management committees, there is the serious lacking
from the government side. Because each and every school, we have the nearly 50,000 schools are there in total Andhra Pradesh state. Each and every school, the poor attendance, and also corporal punishment is there, and also serious child harassments, and also, for instance, very recently, one child died by the scorpion bite. Scorpion bite. You know scorpion? Yes. All these things. Like this, particularly in Andhra Pradesh, the state of the suicides, because of the high pressures, harassments on the children, high expectations from the parents, and also from the corporate and that public schools also. Nearly approximately per month, 40 or 50 children, they have been committed suicides. So all these, apart from this, the role of the SMCs are nominal. The so-called persons are nominated by the ruling political parties. So we have to strengthen, we have to sensitize them. Thank you. थैंक यू। would you like? आप कह रहे हैं कि इनफैक्ट कि आंध्र प्रदेश में करीब हर महीने 40 बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं क्योंकि इतना स्ट्रेस है। Am I right? Yeah. 40 to 50 children committing suicide in all over this state, either from the government schools or from the private corporate schools, the children, they have committed to suicide. And also there is the serious child harassments also there. So we have to send petitions in front of the NCPCR and also the SCPCR also. Okay, ma'am. आप कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश राज्य में अभी कई बच्चे अब खुदकुशी कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में भी, सरकारी स्कूल में भी, क्योंकि बहुत तनाव है अभी स्टेट में और शायद थ्रेट्स भी होते हैं इसकी वजह से। और इस तरह की जो स्थिति है, उन्होंने काफ़ी SCPCR वहाँ के जो स्टेट के चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसीज़ हैं उनसे भी काफ़ी गुजारिश की है। और आपने सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी बहुत बात की है कि बच्चों को जैसे कि बिच्छू काट जाते हैं या अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो एक बहुत डरावना पिक्चर सामने आ रहा है जिसके बारे में शायद बहुत सोचना ज़रूरी है। अब हम दिल्ली से भाइयों और बहनों को से गुजारिश करेंगे कि आप अपने स्कूल के बारे में या इन बच्चों के बारे में कैसे। मैं स्पेशल बच्चों के बारे में ही बात करना चाहती हूँ। मेरा नाम आरती है, मैं राजकीय शहर शिक्षा उच्च माध्यमिक विद्यालय मेट्रो विहार फेज़ 1 A ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ। मेरी नज़र में स्पेशल 24 स्पेशल बच्चों का एडमिशन स्कूल में हो रखा है और वहाँ पर एक लेडीज़ टीचर और एक जेंट्स टीचर है बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसे बच्चों को कोई एजुकेशन नहीं दी जाती है, सिर्फ उनका एडमिशन कर लिया जाता है दिखाने के लिए। और क्या कहते हैं, जो ये टीचर्स हैं वो ऑफिस के अदर काम करते रहते हैं। मैंने एक बच्चे का एडमिशन करवाया था, मेरे साथ सिर्फ 1 घंटे उसको एक दिन पढ़ाई करी थी। अगले दिन मैं गई तो टीचर ऑफिस के किसी काम से बाहर गया हुआ था, उससे अगले दिन गई टीचर छुट्टी पे था, उससे अगले दिन गई तो टीचर कुछ ऑफिस के अलग ही काम कर रहा था, वो कह रहा था कि मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो मैम, अगर हम एडमिशन करवा रहे हैं, सिर्फ एडमिशन करवाने से नहीं होगा, उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल।